हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम हैश मैप से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने हैश मैप देखा था क्या होते हैं, हैशिंग जानी थी क्या होता है, हैश मैप की इंटरनल वर्किंग कैसे काम करती है, हैश मैप कांस्टेंट टाइम में कैसे हमको ऑपरेशंस करके दे रहा है, ये हमने समझा था। खुद का हैश मैप हमने इम्प्लीमेंट किया था, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स, हैश फंक्शंस, अलग अलग तरह के हैश फंक्शंस, एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। ऑल्सो हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क से के थ्रू हैश मैप को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर आई एम अज्यूमिंग कि आपको हैश मैप पता है क्या होता है, हैश मैप के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो यूज़ करने आपको आते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंटरनली कैसे कर रही हैं चीज़ें कहाँ, देन जस्ट बीइंग एबल टू यूज़ दैट। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि वो इंटरनली कैसे काम कर रहा है ना, अलॉन्ग विद बीइंग एबल टू यूज इट ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, तो यार पहली प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैलिड एनाग्राम्स है कोई दो स्ट्रिंग्स या नहीं, ये बता रहा। दो स्ट्रिंग्स गिवन होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्ट्रिंग गिवन है एस साइलेंट और एक दूसरा स्ट्रिंग गिवन है टी लिसन। ठीक है, तो अगर ये दोनों आपस में एनाग्राम्स हैं तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, और अगर एनाग्राम्स नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। अब एनाग्राम्स क्या होते हैं भाई, देखो, एन एनाग्राम ऑफ अ स्ट्रिंग इज अनदर स्ट्रिंग दैट कंटेन्स द सेम कैरेक्टर्स। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स एक दूसरे की एनाग्राम तब कहलाती हैं जब उनमें सेट ऑफ कैरेक्टर्स सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें एस आ रहा है तो इसमें भी एस आना चाहिए। ठीक है, मान लो कि ये साइलेंट ई ये हो जाता है ना, अगर एस स्ट्रिंग साइलेंट की जगह साइलेंट ही हो जाती फॉर एग्जाम्पल, है ना, और टी यही रहता, तो ये दोनों अब एनाग्राम्स नहीं है क्योंकि सेट ऑफ कैरेक्टर्स बदल गया। एस में वाई आता है लेकिन टी में नहीं आता। ठीक है, ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकता है, ये दोनों एनाग्राम्स हैं क्योंकि इनमें सेट ऑफ कैरेक्टर्स सेम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर सेम है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो ऑर्डर अलग है, पर फिर भी वो एनाग्राम है। ठीक है, तो यार एनाग्राम होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है पहले ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेंथ ऑफ टू स्ट्रिंग्स शुड बी इक्वल। ठीक है, हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। मतलब मान लो कि मैं अगर इसको साइलेंट को ऐसे लिख दूं, तो अब देखो सेट ऑफ कैरेक्टर सेम है, सारे कैरेक्टर्स जो ऐसे स्ट्रिंग में आ रहे हैं वो टी में भी आ रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग है। इसमें टी दो बार आ रहा है यार, लेकिन टी वाली स्ट्रिंग में टी सिर्फ एक बार आ रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों एनाग्राम्स नहीं है। सही है, तो दूसरा कंडीशन ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर मस्ट बी सेम। और कोई भी डिफरेंट कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इन दोनों स्ट्रिंग्स को देखो यार, इसमें ना एन आ रहा है लेकिन इसमें तो एन नहीं है, तो ये दोनों एनाग्राम्स नहीं हो सकते। ठीक है, इनकी लेंथ भी इक्वल नहीं थी वैसे, बट द थिंग इज नो कैरेक्टर शुड बी एक्स्ट्रा और डिफरेंट। ठीक है, लेंथ सेम हो सकती है। अगर मान लो लेंथ सेम है और कोई एक कैरेक्टर अलग हो गया, साइलेंट की जगह मान लो ये सोलेंट हो गया वर्ड, तो भी ये एनाग्राम्स नहीं है क्योंकि ये कैरेक्टर डिफरेंट हो गया ना इनमें। इसमें ओ आता है लेकिन इसमें वो नहीं आता, इसमें आई आता है इसमें आई नहीं आता। ठीक है, सो दो नो कैरेक्टर शुड बी एक्स्ट्रा और डिफरेंट। ठीक है, अगर हम इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करा लें तो हमारी स्ट्रिंग्स एनाग्राम होंगी और हमें ट्रू रिटर्न कर देना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है। क्वेश्चन समझ आता है? अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से एक सोल्यूशन बिल्ड करना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करना है। इन बोथ द केसेस अगर आप सॉल्व कर भी पाए हो तो भी सोल्यूशन देख लो कि हम क्या कर रहे हैं, और नहीं कर पाए हो तो देख लो। राइट, हमें मेंटेन करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर जिससे हम कंपेयर कर पाए। तो यार इससे मुझे ना मैप याद आ रहा है, जो हमने अभी नया नया डेटा स्ट्रक्चर सीखा है हैश मैप, वो हमें ये एबिलिटी देता है ना। हमने लास्ट लेक्चर में फ्रीक्वेंसी मैप्स बनाए थे, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमें दो स्ट्रिंग्स मिलेंगी, फॉर एग्जाम्पल
एस को ले लेते हैं हम कील और टी को ले लेते हैं हम नी। ठीक है, ये दो स्ट्रिंग्स हैं और हमें ये बताना है कि ये दोनों एनाग्राम्स हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वाली स्ट्रिंग का एक मैप बनाएंगे, हैश मैप। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी मैप है। फ्रीक्वेंसी मैप का मतलब हो गया कि हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हम इस मैप में स्टोर करें। वो बहुत ईजी है, हमें पूरी स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करना है, हर एक कैरेक्टर को जाकर ट्रैवर्स करना है और सबकी जो जो हमें कैरेक्टर दिखता जाए उसकी फ्रीक्वेंसी को हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, तो आप मैप बनाओगे, सबसे पहले आप के पे आओगे, देखोगे कि के मैप में है या नहीं है। अगर मैप में नहीं है तो आप एक नई एंट्री करोगे मैप में और उसके कोरस्पॉन्डिंग 1 वैल्यू रख दोगे। ठीक है, फिर आप ई पे आओगे, आप देखोगे कि मैप में ई है क्या, ई नहीं है तो आप नया ई एंटर करोगे, कोरस्पॉन्डिंग 1 रख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट ई पर आओगे तो आप देखोगे मैप में ऑलरेडी ई है, तो इस बार आप नया ई तो आप वैसे भी नहीं एंटर कर सकते, मैप में कीज सारी यूनिक होती है। तो आप क्या करोगे, जो एग्जिस्टिंग ई था उसकी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, ठीक है ध्यान से सुनो, एग्जिस्टिंग वैल्यू में +1 कर दोगे। ठीक है, वैल्यू को अपडेट कर दोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ई 2 बार आ गया। नेक्स्ट कैरेक्टर पे आओगे, एन, अगेन नया कैरेक्टर 1 इंसर्ट कर देंगे। तो क्या मैप मिल गया हमको, K1 E2 N1। ठीक, एक दूसरा फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे हम लोग दूसरी स्ट्रिंग के लिए, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, K1 N1 E2, इससे ये मैप बनकर आएगा। अब हम अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, एक इक्वल्स फंक्शन होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं दो मैप्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, वैसे भी ऑर्डर तो वैसे भी गारंटेड नहीं होता, तो इक्वल फंक्शन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि यार क्या ये दोनों मैप इक्वल है या नहीं है ना, कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं, कीज हैं, वो सारी सेम है और क्या उन कीज के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है वो सब सेम है। ये हमारा मैप हमको मैप का इक्वल्स फंक्शन हमें करके दे देगा। ठीक है, तो हमें बस ये कंपेयर करना है कि ये दोनों मैप इक्वल है या नहीं है, तो मैप बनाने हैं और दोनों मैप्स को कंपेयर करना है। ठीक है, ये हमारी पहली अप्रोच हो गई। ठीक है, एक बार हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन स्पेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लिखेंगे। ठीक है, सो हम लोग हैं लेक्चर हैश मैप प्रॉब्लम्स में। एनाग्राम क्लास में मैंने आप लोग के लिए मेथड ऑलरेडी बनाया हुआ है, पब्लिक बूलियन इज एनाग्राम, जो कि दो स्ट्रिंग्स रिसीव कर रहा है, एस और टी। ठीक है, इसको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है डिपेंडिंग अपॉन दो, जो हम एस का मैप फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे और टी का फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे वो इक्वल है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ये भी हमें बेसिक चेक कर लेना चाहिए। तो अगर लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो एनाग्राम हो ही नहीं सकती, राइट। सो इफ एस डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ, तो आप स्टार्टिंग में ही फॉल्स रिटर्न कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैप बनाना है। एक काम करते हैं, क्योंकि हमें दो स्ट्रिंग के मैप बनाने हैं, तो बेसिकली एक फंक्शन, एक जो मैप बनाने वाला लॉजिक है वो हम 2 बार लिखेंगे। 2 बार क्यों लिखे, हम एक मेथड लिख लेते हैं, है ना, मेक फ्रीक्वेंसी मैप करके हम लोग एक मेथड लिख लेते हैं और उसको हम कॉल करें। तो हैश मैप ऑफ कैरेक्टर एंड इंटीजर मेक फ्रीक्वेंसी मैप, ये मेथड एक स्ट्रिंग रिसीव करेगा और उस स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी मैप आपको रिटर्न कर देगा। तो हमको क्या करना है, हैश मैप ऑफ कैरेक्टर इंटीजर मैप 1 बनाना है हमको। मेक फ्रीक्वेंसी मैप अपन कॉल करेंगे एस, तो इससे मैप 1 बन जाएगा, है ना। मेक फ्रीक्वेंसी मैप को भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड मैप 2 हमें बनाना है, तो हम सेम मेक फ्रीक्वेंसी मैप फंक्शन को कॉल करेंगे और टी स्ट्रिंग के लिए मैप बना देंगे। ठीक है, फिर हमें कुछ नहीं करना, हमें बस रिटर्न करना है मैप 1 डॉट इक्वल्स मैप 2। ठीक है, फिर ये दो डॉट इक्वल्स फंक्शन है, ये बूलियन रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर ये दोनों मैप इक्वल हैं तो देखो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। सही है, तो हमने डायरेक्टली उस बूलियन को रिटर्न कर दिया। अब बस हमें एक काम करना है, हमें मेक फ्रीक्वेंसी मैप वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक हैश मैप बना लेते हैं।
ठीक, लास्ट में हमें इसको रिटर्न करना होगा। जो स्ट्रिंग मिली है उसके ऊपर हमें ट्रावर्स करना है आई लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, करंट कैरेक्टर हम जरा पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। करंट कैरेक्टर इज स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट आई। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि मैप में ये कैरेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर ये कैरेक्टर मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, विच मीन्स ये एक नया कैरेक्टर है, तो आपको इसे इंसर्ट करना होगा 1 वैल्यू के साथ, है ना। और एग्जिस्ट करता है तो इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू में आपको +1 करना होगा, एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी में +1 करके अपडेट करना होगा। ठीक है, सो इफ द मैप डॉट कंटेन्स की, अगर ये कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, नया इंसर्शन अगर हम लोग कर रहे हैं, तो वी हैव टू पुट दिस। और भाई वैल्यू क्या रखेंगे, क्योंकि हम इसको पहली बार देख रहे हैं तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर बन रहे हैं। बट अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप पहले जरा इसकी करंट फ्रीक्वेंसी फेच करोगे, मैप डॉट गेट कैरेक्टर। ठीक है, ये पुट गेट कंटेन्स की, ये सारे फंक्शंस का यूजेज हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रही हूँ कि यार ये, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि ये मेथड्स आपको पता है ये क्या करते हैं। ठीक है, फिर भी चलो एक बार बता देते हैं। कंटेन्स की बूलियन रिटर्न करता है अगर मैप के अंदर ये की है या नहीं। डॉट पुट इंसर्ट और अपडेट दोनों के लिए यूज होता है। अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो नहीं इंसर्ट कर देगा, अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो अपडेट कर देगा। अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो नया एंट्री ऐड कर देगा। अगर की एग्जिस्ट करती है तो उस की के कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो पुट का बिहेवियर ये है। एंड सो इस एंड्स वाले में आते हैं अपन हम लोग। हमने करंटली कितना वो टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है वो करंट फ्रीक्वेंसी में आ गया। अब हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना है, हमें वैल्यू को अपडेट करना है। कैरेक्टर तो सेम ही रहेगा, तो CH ही है। नया वैल्यू क्या होगा, करंट फ्रीक्वेंसी +1। ठीक है, तो इससे यार मैप रिटर्न हो गया। ठीक है, तो हमारा फंक्शन पूरा हो गया। अब यार ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, ये सब लीड कोड पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर हम लीड कोड पे सबमिट करके देखेंगे तो हमें बहुत सारे टेस्ट केसेस पे अपना पता चल जाएगा सारे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे, हम इधर से उठा करके इसको लीड कोड पे पेस्ट करेंगे और सबमिट करके देख लेंगे। ठीक है, तो भाई सेम क्वेश्चन है, वैलिड एनाग्राम, मैंने बस वहाँ सोल्यूशन लिखा और यहाँ रख दिया है। और अब हम यहाँ पर रन करके देखेंगे, यहाँ पर हम इसको सबमिट करके देखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल हम अपने ये एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो चल ही रहे हैं, सबमिट करते हैं इसको। सही है, तो देखो सारे टेस्ट केसेस चल रहे हैं, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो कोड एकदम सही काम कर रहा है लॉजिकली। हम इसमें एक चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं स्पेस वाइज, सोच सकते हो क्या है? चलो लेट्स डिस्कस दैट। यार हम लोगों को ना 2 मैप्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी, हम एक मैप बनाकर भी कर सकते थे। पता है क्या अप्रोच होती, हम एक मैप बनाते हैं, सिर्फ हम ये वाला मैप नहीं बनाएंगे, हमने सिर्फ एक मैप बनाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक मैप तो हम बनाएंगे, ये मैप हमने बना लिया, हम दूसरी स्ट्रिंग पे जाएंगे और एक एक कैरेक्टर को ट्रैवर्स करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग मैप है ना उसमें जो भी कैरेक्टर हम देख रहे हैं उसके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू को एक एक डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, देखो उससे क्या होगा, आप K पे आओगे, 1 को -1 करोगे। ठीक है, मतलब बेसिकली जो भी वैल्यू उसमें -1 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर आप N पे आओगे, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर आप E पे आओगे तो 2 - 1 1, एक और E पे आओगे देन यू विल सी 0 हियर। ठीक है, सो अल्टीमेटली इफ दीज स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स, ठीक है, अगर ये एनाग्राम्स हैं, सो व्हाट यू विल सी इज कि इस मैप के अंदर ऑल द की वैल्यू पेयर्स के अंदर जो वैल्यू होगी ना वो 0 होगी। लेट्स से कि S की नहीं मिलता आपको, है ना, और
ये आपको KNOW मिल जाता। लेंथ सेम है तो लेंथ में तो हम नहीं इसको फिल्टर कर पाएंगे, हम मैप बनाएंगे। तो मैप हम बनाएंगे, मैप हमें दिखेगा कुछ ऐसा। अगेन जब आप दूसरी स्ट्रिंग पे जाकर मैप में वैल्यूज रिड्यूस करोगे तो देखो क्या होगा। K दिखा, यहाँ 0 आ गया। M दिखा, यहाँ 0 आ गया। O दिखा, पहली बात तो यहाँ O है नहीं, ठीक है, तो हमें यही पता चल जाएगा अगर मैप के अंदर O नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ऐसा कर लो कि यहाँ पे ऐसे होता तो E1, ठीक है, और ये KN, इसको स्ट्रिंग को ऐसे मान लेते हैं KNEK, ठीक है। तो आप क्या करोगे, K का आपने 0 कर दिया था, N का आपने 0 कर दिया था, E को आपने 1 कर दिया और K को आप -1 कर दोगे अब, है ना। जो हम अभी लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से यही चीज़ होगी। K को आप यहाँ पर -1 कर दोगे, ठीक है। अब आप मैप देखो, मैप में एक जगह -1 पड़ा, एक जगह 1 पड़ा, एक जगह 0 पड़ा, बट एनाग्राम होने के लिए क्या कंडीशन है कि ये सारी चीज़ें 0 होनी चाहिए, विच मेक सेंस, राइट। अगर फ्रीक्वेंसी दो स्ट्रिंग्स की सेम है तो जो हमने पहला वाला फ्रीक्वेंसी मैप बनाया था, हम दूसरी स्ट्रिंग पे जाके उस फ्रीक्वेंसी मैप की वैल्यूज को ख़त्म करने लग जाए तो सारी 0 ही होंगी ना, ना 0 से बड़ी हो सकती है ना 0 से छोटी हो सकती है। तो इससे क्या होगा, हमारा एक मैप बनाना बच जाएगा। हम सिर्फ मैप 1 बनाएंगे, हमें इसके लिए मैप 2 नहीं बनाना पड़ेगा, तो हम स्पेस बचा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम फटाफट से इसको भी कोड करके देख लेते हैं। ये हमारी सेकेंड अप्रोच है, सही है। फर्स्ट अप्रोच हम लिख चुके हैं, सेकेंड अप्रोच जिसमें हमारा थोड़ा स्पेस बच रहा है वो अप्रोच अब हम लिखने वाले हैं। इसको हम इस एनाग्राम 1 बोल देते हैं, ये हमारी फर्स्ट अप्रोच थी। और यहाँ पर हम अपनी सेकेंड अप्रोच लिखने वाले हैं। लेंथ वाला तो आप चेक करोगे ही करोगे, वो तो है ही, ठीक है। इनफैक्ट हमें एक मैप तो बनाना ही है ना, तो बस एक मैप बना लेते हैं और मैप इसका नाम सिर्फ MP रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ट्री, इस वाली जो हमारी दूसरी वाली स्ट्रिंग है उसमें हमको ट्रावर्स करना है, कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। भाई देखो, अगर ये कैरेक्टर मैप में नहीं है तो हम यहाँ पे सीधा ही फॉल्स रिटर्न कर देंगे, हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम करंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि अगर मैप में है तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करके डालना है ना, इसलिए तो map.get.ch और मैप में मैप को हम अपडेट कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे मैप बनाया था उसको हम अपडेट करेंगे, उसकी एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी को एक कम करके डाल देंगे, करंट फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। अब देखो यार, जब ये पूरा लूप चल जाएगा ना, वी आर एक्सपेक्टिंग कि सारी की सारी वैल्यूज 0 हो जानी चाहिए। ऑल वैल्यूज इन मैप शुड बी 0 फॉर S and T to be anagrams, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, अब सारी वैल्यूज जाके देखनी है कि यार 0 है सारी वैल्यूज है नहीं, तो आप वैल्यूज नाम का जो मेथड होता है हैश मैप में अवेलेबल, उसको यूज़ कर सकते हो मैप में अवेलेबल map.values, ठीक है। अगर I 0 नहीं है ना, तो आप सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दो, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारी वैल्यूज 0 होंगी, अदरवाइज आप ट्रू रिटर्न करोगे, सही है। तो यार ये हमारा सेकेंड अप्रोच हो गया, इसमें हमने स्पेस में थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन किया है। इसको हम लोग सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, सब सही है। हम यार एक चीज़ और कर सकते थे, हम यहाँ पर ना इस जगह पर हम यहाँ पर चेक कर सकते थे कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, है ना, अगर 0 हो गई है वो, तो उसको मैप से रिमूव कर दो हाथ के आते ही, तो -1 वगैरह पे आपको जाना नहीं पड़ेगा और आपको ये वाला लूप भी नहीं लगाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये चीज़ खुद से करना, आप इस जगह पर
अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है तो आप उसको मैप में से इसी पॉइंट पे रिमूव कर दो, डोंट लेट मी इट इन द मैप, ठीक है, सो दैट यू कैन डू योर सेल्फ, देन यू विल नॉट ऑल्सो नीड दिस पर्टिकुलर लूप, ठीक है। सो दैट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करें यार, सो इस वाले मेथड की बात करते हैं। लेंथ को चेक करने में तो कोई टाइम नहीं लगेगा, है ना, जो भी टाइम लग रहा है वो मैप बनाने में लग रहा है। मैप बनाने में कितना टाइम लग रहा है ये देखो। पहले तो आप पूरी स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स कर रहे हो एक लूप लगा के। लूप के अंदर आप कितना काम कर रहे हो, लूप के अंदर आप ये कैरेक्टर एट आई, कंटेन्स की, पुट, गेट, ये सारे मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो। बट हैश मैप में कंटेन्स की, पुट, गेट, ये सब कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो जो आपका लूप के अंदर काम हो रहा है ना वो कांस्टेंट है। लूप कितनी बार चल रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर, ठीक है। तो ओ ऑफ कितना हो गया, इस पर्टिकुलर फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, लीनियर हो गया, जो भी इसको लेंथ पास करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ओवरऑल फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर ही रहेगी, क्योंकि ये लीनियर टाइम में चलेगा, ये लीनियर टाइम में चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हो, एंड इस वाले फंक्शन में भी आप लोग क्या कर रहे हो, मैप बना रहे हो, ट्रैवर्स कर रहे हो, सेम ही चीज़ जा रही है। यहाँ पर भी आप एक लीनियर लूप लगा रहे हो, है ना। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इसमें लीनियर रहेगी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर है, मैप बना रहे हो क्योंकि आप, ठीक है। कुछ लोग यार इसमें ना हैश मैप की जगह सिर्फ एक एरे बना लेते हैं 26 साइज का, क्योंकि 26 ही कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब ना इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन यार, क्वेश्चन में केस सेंसिटिव है या नहीं है, अल्फ़ाबेट्स के अलावा और भी कुछ कैरेक्टर्स आ सकते हैं या नहीं है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप 26 साइज का एरे बनाओगे या क्या कर, कैरेक्टर एरे जिसको बोलते हैं, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन है एस एंड टी, और हमें पता लगाना है कि वो आइसोमॉर्फिक है नहीं। दो स्ट्रिंग्स को आइसोमॉर्फिक कहा जाता है इफ द कैरेक्टर्स इन एस कैन बी रिप्लेस्ड टू गेट टी। अच्छे से मतलब समझते हैं इस बात का। सो फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग है आपके पास ए बी और दूसरी स्ट्रिंग है एक्स एक्स वाई, तो ये दोनों आपको पता है आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स हैं। एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो एस स्ट्रिंग ये है और टी स्ट्रिंग ये है, ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। वाई? बिकॉज ऑल द कैरेक्टर्स इन एस, ठीक है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स विद अ पर्टिकुलर मैपिंग टू गेट टी। मतलब समझते हैं इस बात का। देखो यार, इस एस के अंदर आप क्या कर सकते हो, एस के अंदर ए को एक्स से रिप्लेस कर दो, बी को वाई से रिप्लेस कर दो, और सी को डब्ल्यू से रिप्लेस कर दो, ठीक है। करते हैं, ए की जगह एक्स एक्स, बी की जगह वाई, सी की जगह डब्ल्यू रखना है, बी की जगह वाई रखना है, और सी की जगह अगेन डब्ल्यू रखना है। तो देखो क्या स्ट्रिंग बन के आई, लिखो इसको एक्स एक्स वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू। देखो ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हम एस स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स को रिप्लेस करके टी स्ट्रिंग बना पाए, बट हमने किस हिसाब से रिप्लेस किया है, ए को हमें हर जगह एक्स से ही रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर ए एक बार एक्स से मैप हो गया है तो फॉर द होल स्ट्रिंग ए शुड बी मैप्ड टू एक्स ओनली, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स आर। थोड़ा और पढ़ते हैं, डेफिनेशन में एक दो चीजें और हैं, ठीक है। तो ऑल कैरेक्टर्स ऑफ all occurrences of a character must be replaced with another character while preserving the order of characters, ठीक है। No two characters may map to the same character, दो कैरेक्टर्स किसी एक सिंगल कैरेक्टर को भी मैप नहीं कर सकते, ठीक है। उस बात का मतलब ये हुआ कि मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी डी और दूसरी स्ट्रिंग है एक्स वाई एक्स डब्ल्यू, तो इसमें यार ए की मैपिंग एक्स से हो रही है, ठीक है, बी की मैपिंग वाई से हो रही है, ठीक है, सी की मैपिंग एक्स से हो रही है। ये नहीं हो सकता क्योंकि एक्स की मैपिंग ऑलरेडी ए से हो चुकी है, तो ए और सी दोनों एक्स को मैप कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज नॉट पॉसिबल, विच मीन्स दैट नो टू कैरेक्टर्स कैन मैप टू द सेम कैरेक्टर, ठीक है। तो हमें दो कंडीशंस मिल गई कि यार ए अगर एक्स से मैप हो गया तो आगे स्ट्रिंग में हर जगह ए एक्स से ही मैप होना चाहिए, पहली कंडीशन वो है, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं कंसिस्टेंट मैपिंग,
ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमें क्या मिली है कि ये नहीं होना चाहिए, जैसे हमने देखा ना, नो टू कैरेक्टर्स शुड मैप टू द सेम कैरेक्टर, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड है, ठीक है, और ऑब्वियसली स्ट्रिंग की लेंथ भी सेम होनी चाहिए। और आई थिंक जो लीड कोड पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एज फार एज आई रिमेंबर, उसमें ये गिवन भी है। हाँ, तो उसकी कंस्ट्रेंट्स में गिवन है ऑलरेडी कि टी की लेंथ एस के इक्वल होगी, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यार, ये लीड कोड पे भी है, हम लोग इसका सोल्यूशन लिख के लीड कोड पे भी सबमिट करेंगे, ठीक है। चलो कमिंग बैक टू दी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया, अब वीडियो पॉज करो और सोल्यूशन सोचो, ठीक है। एक एग्जाम्पल के ऊपर अपना सोल्यूशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी ए सी, एक्स वाई डब्ल्यू एस टी डब्ल्यू, ठीक है, ये एस है और ये टी है। तो इस एग्जाम्पल के ऊपर देखते हैं। देखो हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ें इंश्योर करनी है। कंसिस्टेंट मैपिंग विच मीन्स कि एक कैरेक्टर एक बार अगर किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ मैप हो गया है तो पूरी स्ट्रिंग में वही सेम चीज़ मेंटेन होनी चाहिए। विच मीन्स कि अगर ए के साथ एक बार एक्स लिखा हुआ है ना, ए के कोरस्पॉन्डिंग, तो पूरी स्ट्रिंग में ए के साथ एक्स होना चाहिए। कहीं पे भी अगर हमें ए के कोरस्पॉन्डिंग कुछ और दिख गया तो वो आइसोमॉर्फिक नहीं होगी, फर्स्ट कंडीशन। और ये चीज़ हमें हर कैरेक्टर के लिए इंश्योर करनी है। बी के लिए वाई दिख गया, मान लो एक और बी है इसमें, तो बी के लिए यार वाई ही होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग बी के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर बी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ और दिख जाता है यहाँ पे, कुछ भी लेट्स से, है ना, तो ये चीज़ फिर आइसोमॉर्फिक नहीं रहेगी। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि कोई भी दो कैरेक्टर्स आकर के एक चीज़ के ऊपर ना मैप करने लग जाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मैपिंग स्टोर करानी है, अगेन हैश मैप बनाएंगे, है ना। ए के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स, ठीक है, आपने स्ट्रिंग्स को लेंथ दोनों की सेम है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हम ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे और हम एक मैप में डालना शुरू करेंगे। ए आया, ए के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स रख दिया, ये की मान लेते हैं, ये वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। अगली चीज जब आएगी ना बी, तो आप देखोगे कि मैप में ऑलरेडी बी एग्जिस्ट करता है क्या। अगर मैप में बी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो जो नई वाली वैल्यू है वो एग्जिस्टिंग वैल्यू की इक्वली होनी चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो आपको मैप में वो डाल देना है, तो बी में हम वाई डाल देंगे, सिंपल। फिर सी पे आएंगे, सी में हम डब्ल्यू डाल देंगे, डी पे आएंगे, डी में हम एस डाल देंगे, सही है। ये ई को हटा लेते हैं, बेकार में एग्जाम्पल लंबा ही हो रहा है ना। तो सी कि अब देखो अगली चीज आई सी, क्या सी एग्जिस्ट करता है मैप में? हाँ यार, सी मैप में ना ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब हमें यह चेक करना है कि जो सी में वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो इस नई वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। सी मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे टी के अंदर जो सी के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है डब्ल्यू, ये कैरेक्टर सेम होना चाहिए इसके, ठीक है। मान लो यहाँ पर सी की जगह यहाँ पर कुछ और रखा हुआ था, टी रखा हुआ था, तो मैप में यहाँ टी होता। फिर आप इस डब्ल्यू और टी को कंपेयर करते हैं, आप कहते हैं नहीं ये तो इक्वल नहीं, तो आप यहाँ कह देते हैं आइसोमॉर्फिक नहीं है, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू है और यहाँ पर भी डब्ल्यू है, तो हम ओके है, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हम ए पर आएंगे, हम देखेंगे ए, क्या ए एग्जिस्ट करता है मैप में? हाँ यार, मैप में ए एग्जिस्ट करता है। अब ए के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू रखी हुई है उन दोनों को आपको कंपेयर करना है। अगर ये टी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई, ये टी का कैरेक्टर, और जो मैप के अंदर पड़ा हुआ था, ये कहाँ से मिलेगा आपको? मैप डॉट गेट एस पे जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है, एस सी एच रिप्रेजेंट कर रहा है करंटली हम एस में कौन से कैरेक्टर के ऊपर है, और टी सी एच रिप्रेजेंट कर रहा है हम टी स्ट्रिंग में कौन से कैरेक्टर के ऊपर है। तो मैप डॉट गेट सी एच, ठीक है, इक्वल होना चाहिए टी सी एच के, ठीक है, विच मीन दिस एंड दिस शुड बी इक्वल। इफ दिस इज नॉट इक्वल वी हैव टू रिटर्न फॉल्स, आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो एक हम कंसिस्टेंट मैपिंग कैसे इंश्योर करेंगे, हम एक मैप बनाएंगे, मैप के अंदर अपनी की वैल्यू पेयर्स को इंसर्ट करते रहेंगे, और जब भी हम कोई नया इंसर्शन करने जाएंगे, हम इंसर्ट करने से पहले ये चेक करेंगे क्या वो मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर वो मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग टी मैप
टी की जो वैल्यू है वो मैप के अंदर वही वैल्यू होनी चाहिए। इससे हमारी कंसिस्टेंट मैपिंग चेक हो जाएगी। पर अभी एक चीज और हमें चेक करनी बाकी रह गई है, ये वाली चीज कि दो दो कैरेक्टर एक कैरेक्टर को मैप ना करें। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह की कोई स्ट्रिंग है ए और एक्स। देखो इसमें क्या होगा, ए आप ए के करस्पॉन्डिंग एक्स एंटर करोगे, बी के करस्पॉन्डिंग वाई एंटर करोगे, फिर आप ए पर आओगे, आप देखोगे कि ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक्स है टी में, तो जो टी में है वही मैप के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। हाँ है, सब सही लग रहा है अभी तक, ठीक है। फिर सी में आप जाओगे, सी के करस्पॉन्डिंग जेड एंटर कर दोगे, डी में आप जाओगे और डी के करस्पॉन्डिंग आप एक्स एंटर कर दोगे, है ना। और आपको कहीं पे भी वो वाली कंडीशन, ये कंडीशन आपकी कहीं पे वॉयलेट होगी नहीं कि ये दोनों इक्वल है या नहीं इक्वल है ना। तो हमें यहाँ पर दिक्कत तो है, ये आइसोमॉर्फिक नहीं है क्योंकि ए और डी दोनों ही एक्स को मैप करने लग रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंसर्ट करने से पहले एक और चीज चेक करनी पड़ेगी कि जो वैल्यू हम इंसर्ट करने जा रहे हैं कहीं वो वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती। तो हम यहाँ पर गलत आंसर देने से बच सकते हैं। कैसे भाई, हमें बस इतना सा चेक करना है यार, इंसर्ट करने से पहले आप डी इक्वल टू डी में एक्स डालने से पहले आप ये चेक कर लो। आप पहले तो ये चेक करोगे कि डी एग्जिस्ट करता है नहीं, पहले की एग्जिस्ट करती है या नहीं वो चेक करोगे। अगर की एग्जिस्ट करती है तो टी के अंदर कैरेक्टर और इस की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल है या नहीं ये चेक करोगे, ठीक है। और उसके बाद आप डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर दोगे, आप वैल्यू भी चेक करोगे कि वैल्यू सेट में अगर एक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना, तो फॉल्स रिटर्न करना है हमको, क्योंकि विच इसका मतलब ये हो जाएगा कि पहले भी किसी कैरेक्टर ने एक्स को अपने पास रख रखा था, मैप कर रखा था एक्स से, कोई और कैरेक्टर भी एक्स से मैप कर रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें चेक करनी है कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर करती है तो हमने डिस्कस किया कि हमको मैप के करस्पॉन्डिंग वैल्यू और टी कैरेक्टर वैल्यू को कंपेयर करना है। उसके बाद हमें चेक करना है कि जो हम वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हैं, जो हम टी कैरेक्टर के, ठीक है, कि हम एस वाले को रखेंगे और वैल्यू हम टी वाले कैरेक्टर्स को रखेंगे। तो जो हम वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हैं वो वैल्यू सेट में ऑलरेडी तो नहीं एग्जिस्ट करती, है ना। तो हमें ये चीज चेक करनी रहेगी, ठीक है। चलो, और अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको कोड करते हैं। हैश मैप बनाना पड़ेगा हमें, और हैश मैप भाई की और वैल्यू का टाइप क्या होगा, दोनों में कैरेक्टर ही स्टोर कराने हैं, तो कैरेक्टर और कैरेक्टर का आप मैप बनाओगे, एक नया हैश मैप आप बना दोगे यहाँ पे। अब आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग पे आप ट्रैवर्स करोगे, ठीक है। अब लेंथ यार दोनों की एक्चुअली सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेंथ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं एस का भी और टी का भी, ठीक है, कि एस वाली स्ट्रिंग में इस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है ये निकाल लो, टी वाली स्ट्रिंग में आई इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है ये निकाल लो, ठीक। अब हमें यहाँ क्या चेक करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मैप डॉट कंटेन्स की एस कैरेक्टर, जो हम एस वाली स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स है ना उनको हम की रख रहे हैं और टी कैरेक्टर वालों को हम वैल्यू पे डालेंगे। अगर एस कैरेक्टर वाली चीज, एस ये वाली करंट कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है मैप में, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, अगर मैप में एग्जिस्ट करता है तो जो मैप के अंदर ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है दैट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू द टी कैरेक्टर। अगर वो इक्वल नहीं है तो यार हमको फॉल्स रिटर्न कर देना है, ठीक है। यहाँ पे समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर क्या चेक किया, अगर मैप में ऑलरेडी एस कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है तो एस कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैप में वैल्यू पड़ी हुई है दैट मस्ट बी इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग टी कैरेक्टर। इस वक्त हम जहाँ पर टी स्ट्रिंग में जिस इंडेक्स पर है, ठीक है, इंडेक्स तो सेम ही चल रहा है अभी, मैपिंग करके सेम ही इंडेक्स पे चल रहे हैं हम लोग, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ना ऐसा कुछ हो रहा है कि ए को मान लो पहले एक्स से मैप किया गया था, लेकिन ए को हमने जब दोबारा देखा तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग टी स्ट्रिंग में कुछ और रखा हुआ है, लेट्स से वाई रखा हुआ है, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग मैप में तो एक्स रखा हुआ है,
लेकिन जब आप दोबारा से ए को रीड कर रहे हो तो आप टी के कोरस्पॉन्डिंग उसमें वाई पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब टी वाली स्ट्रिंग में आप उसमें वाई देख रहे हो उसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर ऐसा नहीं है तो हमें एक चेक और करना है कि यार वैल्यू जो हम वैल्यू डालने जा रहे हैं क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती, ठीक है, क्या वैल्यू डालने जा रहे हैं, टी कैरेक्टर वाली वैल्यू डालने जा रहे हैं, है ना, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो भी हमको फॉल्स रिटर्न करना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू थी जिसको आपने किसी और के कोरस्पॉन्डिंग मैप किया था। मान लो एक वैल्यू है, आपने ए के कोरस्पॉन्डिंग लेट्स से एक्स को मैप किया हुआ है, फिर कोई डी आया और वो भी एक्स को ही मैप कर रहा है, ठीक है, तो दो कैरेक्टर्स एक सिंगल चीज को मैप नहीं कर सकते, ठीक, तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर दिया। अदरवाइज लास्ट में अगर ये दोनों कंडीशंस ही नहीं सेटिस्फाई होती तो हमें अपनी मैपिंग को सिंपली मैप में इंसर्ट कर देना। तो एस कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग अब हमेशा टी कैरेक्टर आना चाहिए, ये चीज हम मैप में डालकर इंश्योर कर देंगे, ठीक है। अगर हम पूरे लूप से बिना फॉल्स रिटर्न किए बाहर आ जाते हैं ट्रू रिटर्न कर देंगे, विच विल मीन कि हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं दोनों आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन बन के आया है, इसको हम जाके लीड कोड पे सबमिट करते हैं सीधा, ठीक है। सही है, ये दोनों स्ट्रिंग्स देखो आप, ये आइसोमॉर्फिक है, ई के कोरस्पॉन्डिंग ए आ गया, जी के कोरस्पॉन्डिंग डी आ गया, तो जी के कोरस्पॉन्डिंग अब हर बार डी ही आएगा, ठीक ठीक सही, सारे हमारे टेस्ट केसेस चल गए इसमें, ठीक है। सो दिस वाज दिस क्वेश्चन। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, let's discuss the time complexity of the code that we have written for the is isomorphic question, okay। so this is the code, इसमें हम लोग एक लूप लगा रहे हैं एस डॉट लेंथ तक, तो मान लो एस डॉट लेंथ एन है, ठीक है, तो आप एन टाइम्स तो चल ही रहे हो। लूप के अंदर कितना काम हो रहा है, वी नो दैट दिस इज अ कॉन्स्टेंट, दीज आर कॉन्स्टेंट ऑपरेशंस, कंटेन्स की, गेट, पुट, ये सब कॉन्स्टेंट ऑपरेशंस होते हैं मैप पे, ये हमें पता है। कंटेन्स वैल्यू, इस ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है यार, मैप में ना ये मेथड लीनियर टाइम में चलता है, कांस्टेंट टाइम में नहीं चलता। उसका रीजन बहुत ऑब्वियस है, आप सोच के देखो, कंटेन्स की, गेट, पुट, ये लोग क्यों चल पा रहे थे कांस्टेंट टाइम में, क्योंकि की को हैश करके डाला जाता था, है ना, हैश फंक्शन के थ्रू पास करके हैश्ड की को डाला जाता था मैप में, पर वैल्यू को तो हैश करके नहीं डाला जाता। तो जो हम सर्चिंग ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज किए थे वो हमने की के ऊपर किए थे, वैल्यू के ऊपर नहीं किए थे। तो वैल्यूज के ऊपर तो आपको पूरा लूप लगा करके ढूंढना पड़ेगा, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी सारी वैल्यूज पे जा करके ढूंढ रहा होगा, इसलिए ये वाला जो मेथड है ये लीनियर टाइम का होता है, ठीक है। सो इसेंशियली आप एन टाइम्स लूप चला रहे हो, लूप के अंदर आपने एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला मेथड डाल रखा है, तो काइंड ऑफ आपके लूप की, आपके पूरे इस लूप की, पूरे मेथड की बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिक चली जाएगी, ऑलमोस्ट एन स्क्वायर चली जाएगी, ठीक है। तो क्या हम बेटर कर सकते हैं, हम बेटर कर पाएंगे अगर हम इस ऑपरेशन को किसी और अच्छे ऑपरेशन से या फिर कांस्टेंट ऑपरेशन से अगर हम रिप्लेस कर दें तो। थिंक अबाउट इट व्हाट यू कैन डू, है ना, एक बार खुद से सोचो एंड देन सी। तो फिर एक डेटा स्ट्रक्चर और होता है हैश सेट, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अगर हमें की वैल्यू दो चीज़ें स्टोर नहीं करानी, अगर हमें सिर्फ एक सिंगुलर चीज़ स्टोर करानी है और ये वाला ऑपरेशन यू नो कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये चीज़ पता लगानी है, तो हम हैश सेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेम ही होता है हैश मैप जैसा ही, बस की वैल्यू की जगह सिर्फ एक चीज़ होती है, दो चीज़ें नहीं स्टोर होती, एक चीज़ स्टोर होती है, ठीक है। तो उसमें सेम ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है हैशिंग वगैरह वाला, ठीक। तो हैश सेट का जो कंटेंट्स फंक्शन होता है वो कांस्टेंट टाइम होता है, वो लीनियर टाइम नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक हैश सेट बना सकते हो, और ये जो TCH है ना, TCH को, टी के कैरेक्टर्स को हम लोग उस सेट में डाल सकते हैं, और इस पॉइंट पे जब हम मैप में चेक कर रहे हैं ना, मैप में चेक करने की जगह हम सेट में चेक कर लेंगे। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ये हमने ऐसे सेट अभी तक पढ़ा नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं कि जो आपको नहीं समझ आएगा, बस एक नया डेटा स्ट्रक्चर है ऐसा समझ लो, और की वैल्यू की जगह एक चीज़ रखी जाएगी बस, ठीक है। तो न्यू हैश सेट, ठीक है। तो जब हम मैप में डाल रहे हैं साथ साथ हमें सेट में भी डाल देना है, सेट में डॉट ऐड फंक्शन होता है ऐड करने के लिए,
ठीक है। और जब हम यहाँ पर चेक करेंगे ना, हम मैप में नहीं चेक करेंगे, हमने जो सेट बनाया ना वैल्यूज का, उसमें हम चेक करेंगे। ठीक है, सेम ही चीज़ है, बस सेट में चेक कर रहे हैं। लॉजिक वही है कि हम वैल्यूज को नहीं आने दे रहे हैं, एक कैरेक्टर को हम दो वैल्यूज पे मैप नहीं आने दे रहे हैं, वो वाला लॉजिक सेव है, बट किस तरह से हम वो चीज़ इंश्योर कर रहे हैं वो हमने बदल दी। अब ये जो ऑपरेशन होता है ये लीनियर होता है, सॉरी ये कांस्टेंट टाइम होता है। देखो, हैश सेट का ऐड ऑपरेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ये O1 टाइम लेता है। जबकि कंटेन्स वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं दिखा भी देती हूँ। कंटेन्स वैल्यू में जावा की कॉम्प्लेक्सिटी आप देखोगे और कोई ठीक है, इस लिंक पे ही हमको मिल जाएगा। चलो, कंटेन्स वैल्यू इज O(n), ठीक है, बिकॉज यू हैव टू लूप थ्रू द वैल्यूज। ठीक, सो हमने कंटेन्स वैल्यू जैसे कॉस्टली फंक्शन को हटा करके डॉट ऐड फंक्शन यूज कर लिया, जो कि कांस्टेंट टाइम में चलता है। ठीक है, तो कंटेन्स वैल्यू लीनियर था, ऐड कांस्टेंट है, इसलिए अब हमारा प्रोग्राम लीनियर टाइम में चल जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर ट्रेड ऑफ किया है, हमने स्पेस डेफिनेटली एक्स्ट्रा यूज़ किया है, हमने एक पूरा सेट एक्स्ट्रा बना दिया, तो ऑब्वियसली हमने स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ किया है, बट उस स्पेस की कॉस्ट पे हमने टाइम पे ऑप्टिमाइजेशन पा ली है। ठीक है, हैश सेट की आप टेंशन मतलब, पूरा सिंटेक्स क्या मेथड्स होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं हैश सेट को। ठीक है, कवर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट यू हैव बीन गिवन एन एरे ऑफ लेंथ n एंड अ टारगेट। ठीक है, एक एरे गिवन है और एक टारगेट गिवन है। वी हैव टू रिटर्न अ पेयर। ठीक है, इंडाइसेस रिटर्न करने हमें, किसके इंडाइसेस? ऑफ द नंबर्स हुज सम इज इक्वल टू टारगेट। ठीक है, इफ देयर इज नो पेयर प्रेजेंट, रिटर्न -1। सो बेसिकली व्हाट द क्वेश्चन सेज इज, जैसे इस वाले एग्जांपल में आप देखो, आपको एक एरे गिवन है और एक टारगेट गिवन है। एरे में क्या ऐसे कोई भी दो नंबर्स हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल है? अगर है तो आपको वो इंडाइसेस रिटर्न करने हैं। ठीक है, इस वाले केस में देखो 0 और 1 इंडाइस रिटर्न, तो 0 और 1 पे 1 और 5 थे ना, 1 और 5 का सम 6 होता है, जो कि टारगेट के इक्वल है। ठीक है, अगर नहीं होता तो आपको सिर्फ -1 रिटर्न कर देना होता। इस केस में आप देखो 11 टारगेट है, ये 0 इंडेक्स है, ये 9 इंडेक्स है। 10 और 1 इन दोनों का सम 11 होता है, तो 0 और 9 इंडेक्स पे 0 और 9 हमने रिटर्न कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सिंपल सा। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास लीड कोड पे भी है, जहाँ हम सबमिट करके देखेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है, देखो लीड कोड की प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, कि हमें ये गिवन है कि ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन। ठीक है, एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो कि मेरे को ऐसा एक एरे मिल जाता है, ठीक है, ये एरे है और टारगेट मेरा 6 है, तो आप इसमें आंसर -1 दोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि 3 और 3 6 होता है। एक एलिमेंट को एक ही बार यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ना यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, तो एक एलिमेंट एक ही बार यूज होगा। इस केस में -1 आएगा, 0 और 0 आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो दो इंडाइसेस आप रिटर्न करोगे वो अलग अलग होने चाहिए। दूसरी चीज़ इन्होंने ये लिखी हुई है कि एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक ही पेयर है, अगर है दो। ठीक है, दो पेयर्स ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो यही अपना क्वेश्चन है। अब सोचते हैं क्या कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच से शुरू करते हैं कि सबसे बेसिक सॉल्यूशन आपके दिमाग में क्या आता है। देखो, अगर मेरे पास 14 है कहीं पे, ठीक है, और मेरे को 13 चाहिए, तो मुझे -1 और चाहिए ना। अगर पूरे एरे में कहीं भी -1 मिल गया तो ये 14 और ये -1 आंसर बना देंगे, है ना। ऐसे ही अगर मेरे पास 7 मेरे को दिख रहा है एरे के अंदर, अगर मेरे को 7 एरे में दिख रहा है, तो मेरे को बचे हुए एरे में 6 और दिखना चाहिए। बेसिकली वी वांट, हमें क्या चाहिए, एक n1 नंबर चाहिए, एक n2 नंबर चाहिए, एंड वी वांट कि इनका जो सम है ना यार वो टारगेट के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मान लो कि आपको n1 नंबर दिख रहा है यहाँ पे, है ना। इफ n1 नंबर इज दिस,
तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, n2 आपको ढूंढना है, एंड n2 विल बी व्हाट, टारगेट माइनस n1, है ना। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम एक ग्रुप लगा सकते हैं एरे में। हम शुरू करेंगे स्टार्टिंग से और इसको हम n1 मानेंगे और हमें n2 ढूंढना है पूरे एरे में। तो फिर हम एक दूसरा लूप लगाएंगे जो कि यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। और हम क्या ढूंढेंगे, हम टारगेट माइनस n1 ढूंढेंगे। तो बेसिकली एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, i की वैल्यू 0 है, हम 14 पे खड़े हैं, ठीक है, ये हमारा पहला नंबर है। हमें n2 और ढूंढना है, विच मीन्स टारगेट माइनस n1, विच इज 13 माइनस 14 माइनस 1 और। तो हमें एक और लूप लगाएंगे, क्योंकि -1 कहीं भी हो सकता है ना इस पूरे एरे में, तो हमें -1 को ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा। तो हम एक j का लूप लगाएंगे जो कि हम i+1 से शुरू करेंगे, ठीक है, और हम लास्ट तक उसको चलाएंगे और -1 ढूंढेंगे। -1 है क्या, 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 नहीं मिलेगा तो अपना i की वैल्यू को बढ़ाएंगे फिर, ठीक है। मतलब हमें 14 को पेयर करने वाली चीज़ नहीं मिली, तो अब हम 7 पे आएंगे। 7 को कंप्लीट करने वाला नंबर कौन सा है, 6। टारगेट आपका 13 है, -7 6 आपको ढूंढना है। तो अब यहाँ पर आए, ठीक है। अब आप जे का लूप चलाएंगे यहाँ से और इस पूरे एरे के अंदर आप 6 ढूंढने की कोशिश करेंगे। 6 है क्या, 6 है क्या, 6 है क्या, 6 हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हम अपनी आई की वैल्यू फिर से बढ़ाएंगे। अब हम 10 पे आ गए हैं। 10 की करस्पॉन्डिंग क्या भाई, 10 का पार्टनर कौन है, 10 को कौन कंप्लीट करेगा। 10 में बेसिकली ऐसा क्या ऐड करें जो 13 बन जाए, 3, राइट। तो अब हम इसमें 3 ढूंढेंगे, यहाँ 3 ढूंढेंगे, 3 3 3 3, नहीं मिलेगा 3 कहीं। देखो हम सिर्फ आगे ढूंढ रहे हैं, हम पीछे नहीं ढूंढ रहे, है ना। क्यों, क्योंकि अगर पीछे से तो हम ऑलरेडी चलते हुए आ रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि यार पीछे भी तो हो सकता था ना 3, आप सिर्फ आगे क्यों ढूंढ रहे हो। अरे सर, अगर पीछे 3 होता तो इस 3 ने ऑलरेडी इस 10 को ढूंढ लिया होता ना, तो हम पीछे का काम रिपीटेटिवली क्यों करें, हमें सिर्फ आगे देखना है इसलिए। और यहाँ से भी नहीं देखना, अगर आप आई का लूप यहाँ आई अगर ये है ना, तो आप जे का लूप i+1 से चलाओगे, जे का लूप आप आई से भी नहीं चलाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने जे का लूप आई से चला दिया तो आपकी ये वाली कंडीशन कभी ना कभी सेटिस्फाई हो जाएगी, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था ना कि 3 और 3 एक ही 3 था, ऐसे करके मान लो 2 3 4 7 है और आपने जे का लूप मान लो यहीं से चला दिया, तो आप इस 3 के लिए एक और 3 ढूंढ रहे थे, ठीक है, और आपको यही 3 मिल जाएगा अगर आपने जे का लूप यहाँ से चला दिया। सो मेक श्योर कि आप जे का लूप i+1 से चलाओ, ठीक है। अब हम 4 पे आएंगे। 4 को कंप्लीट करने वाला इंसान कौन है, 9। हम 9 ढूंढेंगे। 9 है क्या, 9 है, अरे 9 है। जैसे ही आपको 9 मिल गया, ठीक है, आपको 4 का इंडेक्स पता है विच इज आई, और जे की लूप से आप दूसरा नंबर ढूंढ रहे थे, आपको ये इंडेक्स पता है, तो आई और जे आपको 2 इंडाइसेस रिटर्न कर देना है, ठीक है। इस अप्रोच को कोड करते हैं और फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो सम, ठीक है, एरे, हमें एक एरे गिवन है, टारगेट गिवन है और हमें एक एरे रिटर्न करना है, ठीक है। एरे में हमको सिर्फ -1 रिटर्न करना होगा अगर पेयर नहीं मिलता, अगर पेयर मिल गया तो पेयर रिटर्न करना होगा, ठीक है। एरे में भी जो आप रिटर्न करोगे इसमें या तो 2 वैल्यूज होंगी या एक सिंगल वैल्यू होगी -1। 2 वैल्यूज होंगी तो वो इंडाइसेस है उस पेयर के जिनका सम टारगेट के इक्वल है, ठीक है। तो लेंथ निकाल लो भाई, सबसे पहले नम्स डॉट लेंथ। एक आंसर एरे बना के रख लेते हैं पहले से, जिसको हम -1 इनिशियलाइज कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब हाँ लूप करेंगे पूरे एरे को, सारे एलिमेंट्स को हम जा करके लूप कर रहे हैं और हर एक एलिमेंट के लिए हम उसका पार्टनर ढूंढने की कोशिश करेंगे, द पार्टनर विच विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट सो दैट देयर सम इज टारगेट, ठीक है। ये जे का लूप आप i+1 से शुरू करोगे, ठीक है, j लेस देन n और j++। अगर नम्स ऑफ j माइनस नम्स ऑफ i के इक्वल है, आप क्या ढूंढ रहे हो, आप टारगेट माइनस नम्स ऑफ i ढूंढ रहे हो ना, और अगर नम्स ऑफ j टारगेट माइनस नम्स ऑफ i के इक्वल है तो हमें मिल गया है आंसर, ठीक है। तो हमें आंसर को चेंज करके
आई और जे कर देना चाहिए। आई और जे का जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है, दैट इज ओके। ठीक है, और आप इस पूरे लूप से बाहर आओगे और आंसर रिटर्न कर दोगे। ठीक है, अगर यहाँ पर आप कभी भी नहीं पहुंच पाए इस इफ कंडीशन में, इसका मतलब है पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई ऐसा पेयर है ही नहीं जिसका सम टारगेट हो। तो आप यहाँ पर आंसर रिटर्न करोगे, और आंसर यार ऑलरेडी देखो हमने -1 इनिशियलाइज किया था, एक ही एलिमेंट डाला था तो -1 होगा। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं, इसको सबमिट करके अपन लोग देखते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट तो हो गया यार, पर ज़रा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचो। ये ऑब्वियसली हमें दिख रहा है n स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है। बेटर क्या कर सकते हैं ये सोचना है। देखो, अगर आप एक काम करो, इस एरे को लेट से सॉर्ट कर दो। ठीक है, अगर ये आपको सॉर्टेड फॉर्म में मिल जाए एरे, इसको हम लिख देते हैं 1 2 4। इंडाइसिस को हम मेंटेन कर लेंगे, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। मैं यहाँ पे सिर्फ एक अप्रोच डिस्कस करने वाली हूँ आपसे। ठीक है, कभी आप सोचो कि यार सॉर्ट करके इंडाइसिस तो इधर उधर हो जाएंगे और हमें आंसर में इंडाइसिस रिटर्न करने, वो तो आप मैप वगैरह लगा करके स्टोर कर लोगे इंडाइसिस, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। 9 1 2 4 5 7 9 10। ठीक है, यही एरे, या तो खुद से सॉर्ट कर लो, एंड लॉगिन टाइम लगेगा उसमें, या फिर चलो मैं आपको ये काम भी इजी करा देती हूँ। मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन में गिवन है कि एरे सॉर्टेड है। ठीक है, एरे सॉर्टेड है, तो आप क्या बेहतर कर सकते हो n स्क्वायर से। अभी जो हमने सोल्यूशन लिखा हुआ n स्क्वायर था, n स्क्वायर से हमें बेटर कर। देखो यार, हम क्या कर रहे थे, हमें एक नंबर दिखता था और हम बचे हुए एरे में उसका पार्टनर ढूंढ रहे थे, है ना। पार्टनर ढूंढने के लिए हम पूरे एरे में ट्रैवर्स कर रहे थे, दूसरा लूप लगा के, बचे हुए एरे में ट्रैवर्स कर रहे थे दूसरा लूप लगा के। यार अगर एरे सॉर्टेड है तो हम ढूंढने के लिए बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं ना, दूसरा लूप क्यों लगाए। देखो, यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, टारगेट मान लो 13 है, तो आपको 12 ढूंढना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, लेट्स कॉल दिस वेरिएबल एज पार्टनर। 12 ढूंढना है। 12 ढूंढने के लिए पिछली अप्रोच में हम क्या करते थे, इस पूरे एरे को ट्रैवर्स करते थे। मैं कह रही हूँ यार ये तो सॉर्टेड है ना, ट्रैवर्स करने में तो ON टाइम जा रहा था, क्यों करूँ मैं वो। जब ये सॉर्टेड है तो मेरे को अगर कोई एलिमेंट ढूंढना है तो मैं बाइनरी सर्च लगा दूंगी ना। मैं 12 ढूंढूंगी उसमें बाइनरी सर्च से। बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, लॉग एन। अगर मुझे नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं इधर आऊंगी 2 पे और मैं इस वाले पार्ट में बाइनरी सर्च लगा के 11 ढूंढूंगी। ठीक है, फिर मैं इधर आऊंगी और मैं इस पार्ट में बाइनरी सर्च लगाऊंगी, इसको जे लूप से ट्रैवर्स नहीं करूंगी। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, पहले तो आप एक बाहर वाला लूप तो आप आई वाला लूप तो लगाओगे ही लगाओगे, पर जो जे वाला लूप है उसको आप रिप्लेस कर दे रहे हो बाइनरी सर्च से। ठीक है, तो एन लॉग एन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, क्योंकि अब बाइनरी सर्च, आप बाइनरी सर्च कितनी बार लगाओगे वर्स्ट केस में, लॉग एन एन टाइम्स आप बाइनरी सर्च लगाओगे, लूप के अंदर लगा रहे हो क्योंकि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, लॉगरिथमिक होती है। तो यार ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी एन लॉग एन आ जाएगी, तो हम एन स्क्वायर से एन लॉग एन पहुंच गए। ठीक है, और सॉर्ट अगर सॉर्टेड नहीं दिया होता है रे तो भी एन तो खुद से सॉर्ट करना पड़ता, वो एक अलग चीज थी। वो तो मैंने आपको बोल दिया कि मान लो कि एरे सॉर्टेड है। ठीक है, हम लेट्स से कि एरे सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, और हम सॉर्ट कर भी नहीं सकते, सॉर्ट करना अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और बेटर तरीके से, एन लॉग एन से भी बेटर कुछ लेके आओ। तो हम क्या कर सकते हैं, वापस आते हैं अपने अनसॉर्टेड एरे पे। ठीक है, ये एरे हमारा ओरिजिनल एरे जिसपे हमने अपने एग्जांपल्स रन किए थे फर्स्ट अप्रोच के लिए। ठीक है, इसी को हम दोबारा से लिख रहे हैं और एक नई अप्रोच का आइडिया डिस्कस करने वाले हैं। और जरा ध्यान से सोचो कि हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। हम एक नंबर पे जा रहे हैं और उसका पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 14 दिख गया तो हम ये देख रहे हैं कि क्या -1 अवेलेबल है क्या। 7 दिखा तो हम सोच रहे हैं क्या 6 अवेलेबल है क्या। 10 दिखा तो हम सोच रहे हैं कि 6 अवेलेबल है क्या, सॉरी 3 अवेलेबल है क्या। 4 के देखने पे हम सोच रहे हैं कि 9 अवेलेबल है क्या। 5 के देखने पे हम सोच रहे हैं कि 8 अवेलेबल है क्या।
9 पे, अगेन 9 पे आकर हम सोच रहे हैं 4 अवेलेबल है क्या, यही हम देख रहे हैं ना। अगर हमें यहाँ पर किसी भी अवेलेबल है क्या का आंसर ट्रू मिल गया तो हमें मिल गया अपना पेयर। हम इस ऑपरेशन को कैसे और सिंपल और ऑप्टिमाइज तरीके से कर सकते हैं? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें कांस्टेंट टाइम में अवेलेबल है क्या का आंसर कांस्टेंट टाइम में ला के देता है? हैश मैप। तो क्या कर सकते हो यार, आप इसको ट्रैवर्स करना शुरू करो, ठीक है, और मैप में इंसर्ट कर दो। एक मैप बनाओ, 14 लिखा, 14 इंसर्ट कर दो, और करस्पॉन्डिंगली यार इंडेक्स भी इंसर्ट कर दो। इंडेक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें आंसर में इंडेक्स ही रिटर्न करना है। तो हम वैल्यू और इंडेक्स का मैप बनाएंगे, ठीक है, ये मैप अपन लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। जब हम 14 पे आए ना, 14 तो किसकी रिक्वायरमेंट थी? 13 सम बनाने के लिए, -1 की। तो हम मैप में यार चेक कर लेंगे कि मैप में -1 है क्या। अगर वो बोलेगा नहीं है, कोई नहीं, हम 14 को इंसर्ट कर देंगे। अगर -1 मैप में होता तो मजे आ जाते यार, है ना। टारगेट मिल गया हमको। आगे बढ़ते हैं, जरा समझ आएगा अभी कि एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। अब 7 पे आओगे, 7 को क्या चाहिए? 7 को चाहिए 6 13 सम करने के लिए। तो मैप में देखेंगे 6 है क्या, नहीं है। 7 को हम मैप में इंसर्ट कर देंगे इंडेक्स के साथ, ठीक है। हम 10 पे आएंगे, 10 को क्या चाहिए? 13 बनाने के लिए 3 चाहिए। हम मैप से फिर पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पास 3 है क्या, वो बोलेगा नहीं है, तो हम 10 को डाल देंगे। हम इंसर्ट क्यों करने यार? क्योंकि ऐसा हो सकता है जो हमने ये वैल्यूज डाली है ना, कोई आगे इंसान ऐसे आए, मान लो कि आगे कहीं पे 3, मान लो यहाँ पर एक और 8th इंडेक्स है जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो जब हम 3 पे आएंगे ना तो 3 बोलेगा मैप में 10 है क्या। तो आपके पास, इसलिए हम अपनी पुरानी वैल्यूज को मैप में डालते हुए जा रहे हैं, ठीक है, ये इंटेंट है। अब 4 पे आएंगे, 4 है क्या मैप में? नहीं, 4 नहीं ढूंढना हमें मैप में। हम मैप में क्या ढूंढना है? हमें मैप में पार्टनर ढूंढना है। और पार्टनर क्या है? 4 का पार्टनर क्या है? 13 - 4 9। 9 है क्या मैप में? नहीं है। तो हम मैप में क्या इंसर्ट कर देंगे? 4 इंसर्ट कर देंगे मैप में 3 इंडेक्स के साथ, ठीक है। आगे बढ़ो, 5 का पार्टनर क्या है? 8। हम 8 ढूंढेंगे, 8 है क्या मैप में? नहीं है 8। तो हम मैप में क्या इंसर्ट करेंगे? 5, 4 इंडेक्स के साथ। तो यार आप मैप में पार्टनर ढूंढते हो, ठीक है, और इंसर्ट करते हो वैल्यू, इंसर्ट करते हो ये एरे ऑफ आई, ठीक है। ढूंढोगे क्या? पार्टनर। पार्टनर क्या है? टारगेट माइनस एरे ऑफ आई। और इंसर्ट क्या करोगे? एरे ऑफ आई, ठीक है, एरे ऑफ आई कॉमा आई, ठीक है। नेक्स्ट पे आओगे यार, 9 को क्या चाहिए भाई? 9 का पार्टनर कौन है? 13 - 9 4। इसको 4 चाहिए। तो ये मैप से पूछेगा कि भाई 4 है क्या तुम्हारे पास? तो बोलेगा हाँ यार 4 तो है, मैं खुद 9 हूँ, मुझे 4 दिख गया, बन गया पेयर, टारगेट मिल गया 13। तो भाई बहुत सिंपल है, ये तो हम है ही, लूप लगा ही रखा है हमने, तो एक 5 तो हमें मिल ही गया। दूसरी चीज हमें कहाँ से मिल जाएगी? यार मैप में 4 है, 4 के कोरस्पॉन्डिंग 4 का इंडेक्स पड़ा हुआ है। 4 का इंडेक्स क्या है? 3 है, तो वो तो आप मैप डॉट गेट करके निकाल ही लोगे, तो 3 आपको और मिल जाएगा। तो 5 और 3 ये हम निकाल के आंसर दे देंगे, 3 और 5, यही हमारा आंसर था, ठीक है। इसको कोड करते हैं एक बार और देखते हैं कि इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव कैसे हो रही है। वैसे तो आपको समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि जो मैप में हम पूछ रहे हैं ये वाला, एक तो हम लूप चला रहे हैं और लूप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? मैप के कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं। मैप के हम जो भी ऑपरेशंस यहाँ पर लगा रहे हैं वो सारे कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस हैं। तो हमारा एक लीनियर लूप ही लगा हुआ है बस, ठीक है। तो हमने इसको हमने इसको लीनियर टाइम में कर दिया है, ठीक है। अब इसको कोड करते हैं और फिर दोबारा से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग एनालाइज कर लेंगे। हमें ये लूप नहीं चाहिए, ठीक है, इतना कोड अपना पुराना वाला ही है। हमें एक हैश मैप चाहिए, और हैश मैप में हम वैल्यू कॉमा इंडेक्स स्टोर करा रहे हैं। हैश मैप ऑफ इंटीजर इंटीजर, न्यू हैश मैप,
ठीक है। आप जब किसी भी एलिमेंट पे हो तो आपको उसका पार्टनर ढूंढना है ना। पार्टनर क्या है भाई? पार्टनर कौन है? पार्टनर है टारगेट माइनस एरे ऑफ आई, नम्स लिया हुआ है हमने यहाँ पे नाम, नम्स ऑफ आई। ठीक है। अब मैप में आपको ये पार्टनर ढूंढना है। भाई मैप के अंदर ये बताओ, मैप के अंदर पार्टनर है क्या? अगर मैप के अंदर पार्टनर है, ठीक है, तो हमें आंसर मिल गया है। तो हम अपने आंसर को 0 से हटा करके, एक तो आई इंडेक्स रहेगा चेंज करने वाला, एक तो आई इंडेक्स रहेगा, दूसरा चीज क्या होगा, जो आपको पार्टनर मिला ना उसी का इंडेक्स तो चाहिए, पार्टनर का इंडेक्स चाहिए ना, तो मैप डॉट गेट पार्टनर कर दो। एक आई हो गया और एक मैप डॉट गेट पार्टनर हो गया, और हमें ये कर देना रिटर्न आंसर। ठीक है। अब देखो यार, अगर ये इफ कंडीशन कब सेटिस्फाई नहीं होती है, अगर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमें क्या करना है, हमें मैप में याद से अपना नम्स ऑफ आई और उसकी करस्पॉन्डिंग इंडेक्स इंसर्ट कर देना। ठीक है। और ये आंसर अपना लास्ट में, यहाँ पर हम तभी पहुंचेंगे जब ये इफ कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हुई होगी, विच मीन्स अगर हम इस लाइन पे आ रहे हैं तो इस आंसर में ना -1 पड़ा होगा जो हमने 7th लाइन पे बनाया था। ठीक है, क्योंकि आंसर की वैल्यू कभी भी इस लूप, इस इफ कंडीशन की वजह से चेंज नहीं हुई। ठीक है। अगर हम इफ कंडीशन में आते तो हम रिटर्न ही कर देते हैं। ठीक है। तो हम इसको भी ज़रा एक बार टेस्ट कर लेते हैं सबमिट करके। देखो, इसका रन टाइम 1 मिली सेकेंड है और इसका 71 था। ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस हमें साफ साफ पता चल गया यहाँ पे। ये लीनियर टाइम है। देखो आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं हम लोग। ये एक लूप है, ओ एन टाइम तो इसमें लगेगा। लूप के अंदर कितना काम हो रहा है? लूप के अंदर मेनली कंटेंट्स की गेट और पुट यूज हो रहा है ना। ये सारे ही कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन होते हैं हैश मैप पे। ठीक है। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लीनियर है सोल्यूशन की। ठीक है। तो हमने इसकी 3 अप्रोचेस डिस्कस करी, n स्क्वायर, n log n और n भी, लीनियर भी। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लार्जेस्ट सब एरे विद 0 सम। यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट आप इससे सीखने वाले हो। जो आप इससे कॉन्सेप्ट सीखोगे ना, वो काफ़ी जगहों पर आप यूज़ करोगे इस क्वेश्चन में सीखने के बाद। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। ठीक है। So we are given an array of length n. We have to find the length of the largest subarray with sum equal to 0. सब एरे हमें पता है क्या होता है, एक एरे का कोई भी कंसेक्यूटिव पार्ट, ठीक है, उसको हम सब एरे बोलते हैं। हमें लार्जेस्ट सब एरे निकालना है विथ सम इक्वल टू 0। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास एरे है 15 -2 2 -8 1 7 10 और 23। ठीक है। अब आपको इस एरे के अंदर यार कुछ सब एरेज दिख रहे होंगे जिनका ना सम 0 है। देखो पहला तो मुझे यही दिख रहा है, ये एक सब एरे है ना, और इसका सम 0 है, पर इसकी लेंथ कितनी है? ये 2 लेंथ है। ठीक है। और कोई सब एरे दिख रहा है क्या आपको जिसका सम 0 हो? एक यार मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है 7 1 8 8 -8 0, इसकी लेंथ 3 है। और कोई दिख रहा है क्या? हाँ यार एक और दिख रहा है, ये -2 2 0 और -8 1 -7 और 7 0, ये, और इसकी लेंथ यार 5। ठीक है। तो एक एरे के अंदर ऑब्वियसली मल्टीपल सब एरेज हो सकते हैं जिनका सम 0 हो, है ना, या ऐसा भी हो सकता है कि एक भी सब एरे ना हो जिसका सम 0 हो, और मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है? ऐसा सब एरे जिसका सम 0 हो, है ना, बट विद द कंडीशन कि हमें लार्जेस्ट वाले की लेंथ रिटर्न करनी है। हमें यहाँ पे 3 सब एरेज दिखे लेकिन लार्जेस्ट वाले की लेंथ 5 थी, तो आउटपुट 5 है। क्वेश्चन क्लियर है? ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी? नाइव अप्रोच बिल्कुल, कि आप सारे सब एरेज का सम देख लो यार, जो जो आपको 0 सम दिख जाए उनमें से मैक्सिमम लेंथ वाला की लेंथ रिटर्न कर दो, है ना। पर वो अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि आप सारे सब एरेज निकालने के लिए पहले तो 2 लूप्स लगाओगे आई और जे के, फिर आप आई से जे तक सबका सम देखोगे, है ना, तो बढ़िया अप्रोच नहीं है। बेहतर हम क्या कर सकते हैं ये देखते हैं।
ये मैं आपको एक आइडिया, एक नया कॉन्सेप्ट नहीं कहेंगे, बट हाँ एक ट्रिक है यार ये, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, काफ़ी कॉमन चीज़ है। कुछ बच्चे शायद ही इस तरह का ये ट्रिक वाला क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके होंगे, कुछ लोग शायद पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है। बट एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। तो यार आइडिया ये है कि लेट्स से आपको कोई भी एक एरे गिवन है, कुछ भी एरे मान लेते हैं यार। इस एरे के अंदर लेट्स से कि इतने एलिमेंट्स का सम एस है, ठीक है। फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का सम, या फर्स्ट जितने भी एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे मार्क करे हैं उनका सम एस है, और आपको दोबारा से फिर से एस सम दिखता है। ये जो ये पता है एस मैंने क्या लिखा हुआ है, ये टोटल सम ऑफ दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट है, और ये वाला एस क्या है, सम ऑफ दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट। बट समहाउ ये दोनों इक्वल निकल के आ गए। अगर ऐसा है तो इसका यार सिर्फ एक ही मतलब है कि ये जो पार्ट था ना इसका सम 0 है। वरना आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका सम ले लूं, है ना, और इसका सम ले लूं पूरा, ये दोनों इक्वल कब आ सकते हैं, जब ये वाला पार्ट का सम 0 होएगा, तभी तो ये दोनों सम इक्वल आ सकते हैं ना। समझ रहे हो? एग्जाम्पल से भी समझेंगे हम इस बात को, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो हमारे पास था अभी, 15 - 2, ठीक, या ऐसे कर लो 1 0 1, ठीक है। और यहाँ पे अपना 10 लिख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई यहाँ तक सम 15 है पहले एलिमेंट का, 15 और -2 का सम 13 है, 13 और 1 का सम 14 है, 14 और 0 भी 14 ही होता है, 14 1 15 होता है, ठीक है। तो यार 15 सम यहाँ पर भी था, 15 सम यहाँ पर भी है, ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि ये जो बीच के एलिमेंट्स है ना यार, इनका सम फॉर श्योर 0 होगा। देख लो, -2 1 -1 0 -1 1 0, ऑब्वियसली इनका एलिमेंट्स का सम 0 है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इतने एलिमेंट्स का सम ऐसे है और अगर इतने एलिमेंट्स का सम भी ऐसे है, सो इट मीन्स कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका सम फॉर श्योर 0 है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, लेट्स सी दैट। एरे लिख लेते हैं अपना 15 -2 2 -8 1 7 10 23 -8 1 7 10 10 तक ही छोड़ देते हैं, 23 की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यार हमें 0 सम सब एरे दिख जाते हैं अगर हमें दो जगह पर सेम प्रीफिक्स सम दिख जाए, है ना। ये कॉन्सेप्ट अभी हमने पीछे देखा। तो जरा हम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। प्रीफिक्स सम एक्चुअल में जब हम कोड करेंगे ना, तो हम प्रीफिक्स सम एरे नहीं बनाएंगे, प्रीफिक्स सम नाम के एक वेरिएबल से ही हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जरा हम इंडेक्सेस लिख लेते हैं, पहले इंडाइसेस लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। प्रीफिक्स सम हम निकालने वाले हैं अब। 15 है प्रीफिक्स सम, ठीक है। 15 और -2 को ऐड करोगे 13 आएगा। क्या 13 पहले कभी आया है? अगर 13 पहले कभी प्रीफिक्स सम आया हुआ होता तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो हमें 0 सब एरे दिख रहा है ना। पर 13 हमें पहले तो कहीं नहीं दिख रहा, तो हम आगे बढ़ेंगे। प्रीफिक्स सम में अपना 13 + 2 15 कर देंगे इसको। अब आप देखोगे क्या 15 प्रीफिक्स सम आपको पहले कभी दिखा था क्या? क्योंकि अगर पहले कभी 15 प्रीफिक्स सम दिखा था तो इस तरह की कुछ कंडीशन बन रही है ना, मतलब एक 0 सम सब एरे है। हाँ जी यार, 15 सब एरे 15 प्रीफिक्स सम मुझे पहले दिखा था। कहाँ दिखा था? 0 इंडेक्स पे दिखा था। अभी कौन से इंडेक्स पे हो? सेकेंड इंडेक्स पे हो। इसका क्या मतलब हुआ कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक इन एलिमेंट्स का सम 0 होगा। इन एलिमेंट्स का सम 0 है तभी तो समझो इस बात को, यहाँ तक का सम 15 है और यहाँ तक का सम 15 है। क्यों? क्योंकि ये सम 0 है, ठीक है। तो हमें 0 सम सब एरे यहाँ पर दिख गया।
एक और वेरिएबल मेंटेन करते हैं, मैक्स लेंथ ऑफ द जीरो सम सब एरे। इनिशियली इसको 0 रखेंगे, पर अभी अपने को क्या मिल गया, हमें 2 लेंथ मिली है यहाँ पे, ये मिला था ना हमें 1, और ये लेंथ हमें पता है कैसे मिलती है, हम करंटली जिस इंडेक्स पे है 2, वो इंडेक्स माइनस जहाँ पर आपको पिछली बार 15 दिखा था उसका इंडेक्स। तो बेसिकली करंट 15 प्रीफिक्स सम वाला इंडेक्स और जो पिछली बार आपको 15 दिखा था, ठीक है, उसका इंडेक्स, तो 2 माइनस 0 विच इज 2। अब मैक्स लेंथ 2 हो गई है। बट अभी और भी इसके अंदर जीरो सम सब एरेज हो सकते हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। 15 और -8 कितना होता है भाई, 7। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ ये समझ रहे हो ना, यहाँ पर मैं यहाँ तक का सम लिख रही हूँ। दिस 7 रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, दिस 15 रिप्रेजेंट्स सम ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, 13 रिप्रेजेंट्स सम ऑफ दीज एलिमेंट्स। ओके, तो यार अब मैं फिर से यही सवाल पूछूंगी, क्या 7 प्रीफिक्स सम पहले भी दिख रखा है क्या? 7 प्रीफिक्स सम पहले तो नहीं था कहीं, तो हमें कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हम 7 में 1 ऐड करेंगे और यहाँ पर प्रीफिक्स हमारा 8 हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रीफिक्स सम 8 था क्या पहले कहीं? नहीं है, 8 तो कहीं नहीं है। ठीक है, 8 और 7 15। अरे भाई 15 प्रीफिक्स सम था क्या पहले कहीं, ये बताओ। हाँ यार था, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है। पर हमें कौन सा वाला कंसिडर करना चाहिए? हमें ये वाला कंसिडर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ का जीरो सम सब एरे चाहिए। देखो भाई 15 अगर आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये वाली जो लेंथ है ना, इस वाली पार्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उनका सम 0 होगा पक्का पक्का। देख लो 7 8 7 1 8 8 माइनस 8 0। ठीक है, माना कि ये सम 0 है, बट जो चीज जितनी अगर आपको 15 कहीं पहले दिखा होगा तो ऑब्वियस है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ से ज्यादा रही होगी। तो हमारे लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें मैक्सिमम लेंथ निकालना है, तो हम इस वाले 15 पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट अकरेंस पे फोकस करेंगे प्रीफिक्स सम की। ठीक है, तो हमारे लिए फर्स्ट अकरेंस ये है। सो विच मीन्स कि यार यहाँ तक का सम 15 है, यहाँ पर 15 आया, इसका मतलब है ये सम 15 है, और यहाँ पे 15 दिखा था, इसका मतलब है कि ये इतना 15 है। ये कब पॉसिबल है भाई? ये सब 0 होना चाहिए। करके देख लो, -2 2 0 -8 -7 और 7 0, तो ये सारे एलिमेंट्स का सम 0 है। ठीक है, तो मैक्स लेंथ को यहाँ पर अपडेट करेंगे या नहीं करेंगे, दैट डिपेंड्स। अगर अच्छा आंसर मिल रहा है तो अपडेट कर देंगे। क्या आंसर मिल रहा है यहाँ पे? 5। देखो 15 पे इस वाले, जब हमने इस वक्त पे 15 प्रीफिक्स सम कैलकुलेट किया तो हम 5 इंडेक्स पे हैं। 5 माइनस क्या, जब आपको पहली बार 15 प्रीफिक्स सम मिला था उसका इंडेक्स माइनस करो, 5 माइनस 0। ठीक है, तो 5 माइनस 0 होता है भाई 5, और 5 तो 2 से बड़ा है, तो मैक्स लेंथ को हम 2 से अपडेट करके 5 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आगे हो सकता है कि यार और भी बड़ा सब एरे मिल जाए, तो आगे जाएंगे। 25, क्या 25 है? 25 नहीं है, 25 नहीं है। ठीक है, तो अब यार देखो, हमने अभी तक डेटा स्ट्रक्चर की बात तो नहीं करी है कि हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। बट अब देखो, हम यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम हर एक पॉइंट पर खड़े होकर ये नहीं पूछ रहे थे कि 7 प्रीफिक्स सम था क्या पीछे, और था तो उसका इंडेक्स क्या था। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए? हैश मैप चाहिए, क्योंकि 2 सवाल है यहाँ पे कि एग्जिस्ट करता है क्या, और एग्जिस्ट करता है तो कौन से इंडेक्स पे करता है। तो अगर हम एक हैश मैप बना लें, जिसमें हम की रख दें प्रीफिक्स सम को इंटीजर, ठीक है, और वैल्यू रख दें हम इंडेक्स, कि भाई कौन से इंडेक्स पे ये देखा गया था, तो हमारी दोनों प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, हमें दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, है ना? बढ़िया एकदम। एक बार और ड्राई रन करके देखेंगे अपन इसका। अब हमारे पास एक हैश मैप है, इसी चीज को हम ना एक बार दोबारा से देखते हैं अपने हैश मैप को कंसिडर करके इस बार। सर ये हमारे पास एक एरे है, हम एक मैप बनाने वाले हैं। ठीक है, मैप में हम क्या स्टोर कराएंगे? प्रीफिक्स सम और इंडेक्स। और ये याद रखना कि हम हमेशा फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स स्टोर कराएंगे। 15 के करस्पॉन्डिंग आप 0 स्टोर कराओगे, जब यहाँ पे आपको 15 के करस्पॉन्डिंग 2 दिखेगा ना, तो 15 2 स्टोर नहीं कराओगे, 15 0 ही स्टोर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए ऑब्वियसली। चलो
एक हमें प्रीफिक्स सम नाम का वेरिएबल चाहिए, ठीक है। इसको मैं अलग अलग करके लिख दे रही हूँ, पर ये सेम ही वेरिएबल है जिसको अपडेट किया जा रहा है बार बार। और एक मैक्स लेंथ चाहिए, मैक्स लेंथ को यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले आप प्रीफिक्स सम निकालो, प्रीफिक्स सम निकलेगा 15, ठीक है। आप मैप में चेक करो कि 15 है क्या, 15 है क्या मैप में। ये मैप है नीचे, मैप में 15 नहीं है, तो क्या करूँ, 15 को इंसर्ट कर दो और साथ में 15 प्रीफिक्स सम कौन से इंडेक्स पे देखा गया था, 0 इंडेक्स तक। इट सिग्निफाइज कि 0 इंडेक्स तक का सम 15 है, ठीक है। आगे बढ़ो, प्रीफिक्स सम 13 हो गया। अब आप देखो मैप में 13 है क्या, नहीं है, तो 13 इंसर्ट कर दो और साथ में 1 इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ क्या सिग्निफाई कर रही है कि यार 1 इंडेक्स तक 13 सम है, ठीक है। अगेन अगला प्रीफिक्स सम निकालो। देखो प्रीफिक्स सम अगला कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, जो पुराना वाला प्रीफिक्स सम है ना उसमें करंट वैल्यू को ऐड कर दो। तो अगर आप ये एरे ऑफ आई है तो आपको नया वाला प्रीफिक्स सम निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई लग देना है। प्रीफिक्स सम की पुरानी वैल्यू में 13 थी ना पुरानी वैल्यू, उसमें एरे ऑफ आई ऐड करना है। 13 में आप 2 ऐड करके नया प्रीफिक्स सम निकाल दोगे 15। 15 है क्या मैप में, हाँ 15 तो है मैप में, तो इसका मतलब 0 सम सब एरे तो हमको दिख गया। लेंथ कैसे निकालनी है, सिंपल है। यहाँ पे आप आई तो है ही हमारे पास, आई क्या है, तो आई तो है ही हमारे पास 2, ठीक है। और 15 जो हमें 15 प्रीफिक्स सम था वो कौन से इंडेक्स पे था वो भी हमें पता है ना। तो आप यहाँ पर ऐसा कुछ मैप डॉट गेट प्रीफिक्स ऐसे कुछ लिखोगे तो आपको यहाँ पर 0 मिल जाएगा, ये वाली 0 वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 - 0 है ना, तो 2 - 0 मैक्स लेंथ अपने को मिल गई। हम यहाँ पर 0 था मान लो ये इनिशियली, इसको 0 से अपडेट करके 2 कर दिया, ठीक है। अब यार ये 15 को ना हम दोबारा से अपडेट नहीं करेंगे, 15 को हम कुछ नहीं करेंगे, था तो ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ जाओ। 15 की जगह यहाँ पर 2 मत लिखना, 0 ही रहने दो, ठीक है। अगला 15 - 8 7, 7 है क्या, नहीं है, तो कुछ नहीं, 7 को इंसर्ट कर दो 3। 7 1 8, 8 है क्या, नहीं, तो 8 को इंसर्ट कर दो और साथ में इंडेक्स डाल दो 4। 8 7 15, 15 है क्या, पहले पूछना है 15 है क्या, हाँ भाई 15 तो है, तो यार बढ़िया बात है, 15 है तो 0 सम सब एरे मिल गया। बता दो भाई 15 कौन से इंडेक्स पे था, ये तो हमें मैप से पता चल जाएगा ना, वो बोलेगा 0 पे था। करंट कौन सा इंडेक्स है 5, तो 5 - 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 - 0 5, और करंट मैक्स लेंथ से 5 बड़ा है, तो कर दोगे आप अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपडेट करके इसको 5 कर दिए। अब 15 मिला, मैप में कोई चेंज नहीं करना हमको। आगे बढ़ो, दिस 15 प्लस दिस 10 इज 25। 25 है क्या मैप में, नहीं है, ठीक है, एरे खत्म हो गया। एक और चीज़ यार, लेट्स से कि एक और एलिमेंट है एरे में 7th इंडेक्स पे -25, तो अब प्रीफिक्स सम कितना होगा भाई, 0। आप जाके इसमें पूछोगे 0 है क्या, ये बोलेगा नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, पर हमें कुछ तो करना चाहिए था। हमें एक बेहतर सब एरे ऑब्वियसली मिला है, इस पूरे की लेंथ 8 है यार, और 8 ऑब्वियसली 5 से बेटर है। तो हम क्या करेंगे यार, हम अपने इस मैप में ना एक इनिशियली शुरुआत में ही 0 सम एंटर कर देंगे विद इंडेक्स -1। ऐसा मान के चलेंगे हम कि -1 इंडेक्स पे 0 रखा हुआ है, ये हम मान के चलेंगे। एरे में ये वाली ये जो चीज़ है ना, हम ये मैप में इंसर्ट करके रखेंगे अपने, ठीक है। एरे में मैंने आपको विजुअली दिखा दिया कि ऐसा हम मान के चल रहे हैं। सो लेट्स से कि आपने 0 के करस्पॉन्डिंग -1 स्टोर करा लिया, अब आपको यहाँ पर 0 दिखा। हमने प्रोसेस पे वापस आ जाओ। हमारा प्रोसेस क्या है, हम मैप में प्रीफिक्स सम ढूंढते हैं, मैप में 0 दिख गया, ठीक है। तो 0 का इंडेक्स, इस वाले 0 का इंडेक्स क्या है 7, और इस वाले 0 का इंडेक्स क्या है -1, इन दोनों को आप करोगे -8, ठीक है यार, 8 तो बढ़िया आंसर है, 5 से बेहतर है, तो अपडेट कर दिया, ठीक है। तो अप्रोच क्लियर है, सिर्फ अपने को कोड करनी रहेगी, ठीक है। इसको हम फटाफट से कोड कर देते हैं। आप लार्जेस्ट सब एरे 0 सम, ठीक है,
ये मेथड है हमारे पास। देखो भाई, एक तो हमको चाहिए हैश मैप। हैश मैप में की का टाइप भी इंटीजर होगा और वैल्यू का टाइप भी इंटीजर होगा। कितनी बढ़िया चीज़ है हैश मैप, देख रहे हो कितना आसान कर देती है, कितना ऑप्टिमाइज, कितने इन क्वेश्चंस को आंसर की है या नहीं है तो किस इंडेक्स पे है। हैश मैप की वजह से कितना ईजी हो गया ये चीज़। और क्या चाहिए, मैक्स लेंथ एक वेरिएबल चाहिए, 0 मान लेते हैं इसको। प्रीफिक्स सम एक वेरिएबल चाहिए, इनिशियली इसको 0 बोल देते हैं। ठीक है, इस मैप में जैसे मैंने आपको बताया, हम इनिशियली 0 और -1 इंसर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो फॉर इंट, अब हमें पूरे एरे पे करना है ट्रैवर्स। प्रीफिक्स सम निकालना है। प्रीफिक्स सम कैसे निकालोगे, पुराने वाले प्रीफिक्स सम में करंट वैल्यू को ऐड कर दो, तो इससे आपका प्रीफिक्स सम निकल जाएगा। अब क्या करना है, मैप में चेक करना है कि ये प्रीफिक्स सम है क्या आपके पास। ठीक है, अगर है तो हमें 0 लेंथ सब एरे मिल चुका है। ठीक, तो इस अब हमें मैक्स लेंथ को अपडेट करना चाहिए, बट हर बार अपडेट नहीं करेंगे यार। अगर हमें बेटर सब एरे मिला है तो ही हम अपडेट करेंगे। तो मैथ डॉट मैक्स, मैक्स लेंथ को हम तब अपडेट करेंगे जब ये वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू, आई माइनस मैप डॉट गेट प्रीफिक्स सम। देखो हम इस मैप में क्या स्टोर करा रहे हैं, सम कॉमा इंडेक्स स्टोर करा, प्रीफिक्स सम और इंडेक्स स्टोर करा रहे हैं ना। तो अगर आप मैप डॉट गेट प्रीफिक्स सम करोगे तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा, कहाँ पर था वो प्रीफिक्स सम पिछली बार। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपको 0 लेंथ सब एरे की लेंथ मिल जाएगी। और अगर मैप में प्रीफिक्स सम नहीं है तो हम वो प्रीफिक्स सम मैप के अंदर डाल देंगे, प्रीफिक्स सम एंड आई। ठीक है, लास्ट में यार हमको फॉर लूप से बाहर निकल के ये मैक्स लेंथ जो है तो रिटर्न कर देनी चाहिए। तो यार ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देखो, आप एक लूप लगा रहे हो और मैप के ऊपर ये वाले कंटेन्स पुट ऑपरेशन कर रहे हो, गेट ऑपरेशन कर रहे हो, जो ओवन होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो लूप का जो टाइम है ओवन वो अपने को लग रहा है। ठीक है, तो लीनियर हमारा ये सोल्यूशन है। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। ये वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको गीक्स फॉर गीक्स पे मिल जाएगी, लार्जेस्ट सब एरे विद 0 सब। यार हम इनको ना प्लेटफॉर्म्स पे सबमिट कर करके इसलिए देख रहे हैं, इससे फ़ायदा ये होता है कि यार आपका जो कोड है वो काफ़ी सारे टेस्ट केसेस पे टेस्ट हो जाता है। ठीक है यार, यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना, जो GFG में फंक्शन का नाम है वही फंक्शन का नाम रहना चाहिए। हमने यहाँ पर फंक्शन का नाम कुछ और लिखा हुआ था और यहाँ पर कुछ और है। ठीक है, सो जो GFG में फंक्शन का नाम है वो वही रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सबमिट करके देखते हैं इसको। तो यार ये बिल्कुल सही हमारा चल गया, एकदम बढ़िया। ठीक है, चलो सो यार विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हैश सेट्स पढ़ने वाले हैं, हैश सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हैश मैप जैसे ही होता है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा, हैश सेट में इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। इट विल बी अ स्मॉल टॉपिक फॉर यू टू डू। ओके, other than that यार, before wrapping up the lecture I want to give you a couple of follow up questions। जो हमने आज क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, एक हमने 2 सम जो सॉल्व किया था, ये इसमें ना एक ट्रिपलेट सम करके भी सिमिलर क्वेश्चन है। उसमें क्या होता है, आपको ढूंढना होता है कि ट्रिपलेट ढूंढो जिसका सम 0 है। यहाँ पे तो आप सॉरी जिसका सम टारगेट हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेयर ढूंढते थे जिसका सम टारगेट है। तो जो ये नया क्वेश्चन है इसमें आपको ट्रिपलेट ढूंढना है जिसका सम टारगेट के इक्वल है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंस्टेड ऑफ अ पेयर नाउ यू हैव टू फाइंड अ ट्रिपलेट विथ सम एज टारगेट। ठीक है, आप इसको जितनी बढ़िया से बढ़िया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हो उतनी बढ़िया से बढ़िया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ट्रिपलेट सम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। दूसरा फॉलो अप क्वेश्चन यार इसके ऊपर है, लार्जेस्ट सब एरे विद 0 सम जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप ऐसा कोड लिखो जो ये कैलकुलेट करके लाके दे कि एक गिवन एरे के अंदर टोटल कितने सब एरेज हैं जिनका सम 0 है। ठीक है, या फिर जिनका सम k है। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोड करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन देन, राइट? So keep coding, keep practicing, and thank you for watching this lecture. I'll see you in the next one.